नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है भारतेंदु युग की विशेषताएं। भारतेंदु युग ब्रज भाषा के वस्तु विस्तार का युग है। इस युग में हिंदी कविता आधुनिकता में प्रवेश करती है। भक्ति और रीति की सीमाओं से आगे बढ़कर वह समग्र राष्ट्रीय चेतना तथा सामाजिक समस्याओं को समेटने की चेष्टा करती है। भारतेंदु युग में काव्य भाषा की संक्रांति दिखाई देती है। रीतिकालीन काव्य भाषा का सम्मोहन काफ़ी दूर तक बना रहता है, किंतु भारतेंदु युग के अंतिम दशकों में यह महसूस किया जाने लगा था कि कोमल कांत पद्यावली से युक्त काव्य के आवरणों से सुसज्जित लालित्य तथा माधुर्य की आदि ब्रजभाषा आधुनिक समाज की बुराइयों, कुरीतियों तथा समस्याओं को व्यक्त करने तथा साहित्यिक अस्त्र के रूप में जूझने की क्षमता खो चुकी है। इसलिए खड़ी बोली को कठोर सामाजिक यथार्थ को अंकित करने के लिए ब्रजभाषा का स्थान देना अति आवश्यक हो गया। गद्य में सफलतापूर्वक साहित्यिक दायित्व का निर्वाह करने वाली खड़ी बोली की शक्ति और क्षमता की पहचान नए सिरे से हो चुकी थी। पद्य में भी उसकी प्रतिष्ठा का सवाल प्रबल हो जाना स्वाभाविक था। कुछ परंपरावादी कवियों की हिचक तथा विरोध के बावजूद खड़ी बोली ने कविता की भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया था। नए प्रयोगों की ओर यह काल झुक रहा था। दरबारी संस्कृति और नवचेतना का संघर्ष कविता में सबसे ज़्यादा दिखाई देने लगा। रीतिकाल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिन्हें हम बिंदुवार वर्णित करेंगे। सबसे पहले रीति परंपरा। भारतेंदु काल में रीतिकालीन काव्य परंपरा के अनुकरण पर अनेक कविताएं लिखी गई। नायिका भेद तथा नक्षिक से संबद्ध अलंकृत कविताओं का सृजन अनेक कवियों ने किया। इन कविताओं में मुख्य तौर पर श्रृंगार को अभिव्यंजित किया गया है। संयोग चित्रण में षट ऋतु वर्णन तथा वियोग चित्रण में 12 मासा की पुरानी पद्धति को अपनाकर अधिकांशतः कवित, सवैया, छंदों का व्यवहार किया गया है। इस युग में काव्य की आत्मा रस को माना गया। अन्य रसों तथा भाव की अपेक्षा श्रृंगार रस का विशेष महत्व था। अलंकारों का प्रयोग करते समय अधिकांशतः कविता को दुरूह तथा बोझिल नहीं बनाया गया। रीतिकालीन सामंती मनोवृत्ति अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। राजाओं और नवाबों की शान शौकत का स्वरूप बहुत कुछ पुराना ही था। रात दिन शराब तथा सुंदरियों के सेवन तथा वैश्याओं के नृत्य से मनोरंजन की चाह अभी भी बनी हुई थी। कविता में स्वच्छंदता पहले की अपेक्षा अधिक दिखती है। श्रृंगार काव्य के आलंबन साधारण नायक नायिका तथा राधा कृष्ण दोनों ही रहे। भारतेंदु युग में लक्षण ग्रंथों का आश्रय प्रायः कम ही लिया गया है। वैसे खंडिता, स्वकीया, परकीया आदि को कविताओं में लक्षित किया जा सकता है। इस युग में कवि गोष्ठी और समस्या पूर्ति भी भरपूर दिखती है। रीतिकालीन भावधारा को ही नहीं, बहुत कुछ उस तरह के वातावरण को भी बनाए रखने का प्रयत्न इस युग में किया गया है। अब तक अधिकांश दरबार टूट चुके थे। जो थोड़े बहुत अवशिष्ट थे, उनके पास भी इतना धन नहीं था कि कवियों को संरक्षण देते। राजनीतिक अस्त व्यस्तता के कारण कविता के प्रति पूर्ववत आकर्षण तथा रुचि भी नहीं रही। उस समय की स्थिति का एक व्यंग्यात्मक चित्र भारतेंदु युग में दिखता है। जल पीवे तो पीवे न खावे,
कछु जेहि चित नहीं अभिलाखी वे है। वर वित्त की बातें कछु न करे, मनहु ते कछु नहीं भाखी वे है। इस काल के कवियों के सामने विकट समस्या यह थी कि वह अपनी कविताएं किसके समक्ष प्रस्तुत करें। इस काल में भक्ति काव्य की परंपरा भी चलती है। भारतेंदु युग की एक प्रमुख काव्य प्रवृत्ति है भक्ति। इसे भी कवियों का परंपरा मोह ही कहा जाना चाहिए। जिस तरह रीतिकालीन श्रृंगार चित्रण में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों के समावेश से नवीनता आई है, उसी तरह भक्ति काव्य के परंपरा निर्वाह में भी राष्ट्र कल्याण की कामना का समावेश आधुनिक संवेदना का सूचक बन गया है। इस युग में कवियों ने सूर तुलसी के अनुकरण पर बहुत सी कविताएं लिखी। इनकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो भक्तिकालीन कविता के समान ही उत्कृष्ट हैं। भक्ति काव्य में भी श्रृंगारिकता की मनोवृत्ति प्रधान है, इसलिए राम काव्य की तुलना में कृष्ण काव्य की ओर कवियों का झुकाव अधिक है। इस युग में जो राम काव्य लिखे गए हैं वे भी रसिक भावना से प्रभावित हैं। राम काव्यों में महाराज रघुनाथ सिंह रचित राम स्वयंवर, रामनाथ प्रधानकृत राम होरी, राम रत्नदास चरित रचित सियवर केली उल्लेखनीय है। भारतेंदु युग में वीर भावना से प्रेरित काव्य भी लिखे गए। रीति, श्रृंगार तथा भक्ति की परंपरा के साथ ही हिंदी साहित्य के इस काल में वीर काव्य की एक सशक्त परंपरा मिलती है। भारतेंदु युग में यह काव्य धारा एकदम से शुष्क नहीं हुई थी। सूर्यमल कवि ने 1857 में पारंपरिक शैली में वीर सतसई की रचना की। प्रताप नारायण मिश्र ने आल्हा की तर्ज में वीर भाव व्यंजक कविताएं लिखी हैं। भारतेंदु युग में प्रकृति चित्रण भी भरपूर दिखता है। इसके पूर्व हिंदी साहित्य में ज़्यादातर उद्दीपन के रूप में ही प्रकृति को चित्रित किया गया है। भारतेंदु युग के अधिकांश कवि प्रकृति चित्रण की इसी परिपाटी का अनुसरण करते हैं। ये अनुसरण अनुकरण नहीं है। नायक नायिकाओं के भावों को उद्दीप्त करने वाले प्रकृति के चित्र प्रायः मौलिक तथा आकर्षक हैं। भारतेंदु की एक कविता की कुछ पंक्तियां जिनमें वर्षा का जीवंत चित्र है, देखें। झीनी झीनी बूंदनी परती, बड़ी शोभा अति, चमकी चमकी बिज जिए डर पावे है। लाल मखमली वीर बहु भूमि डोले मानव, बूंद अनुराग नेह मेह बरसावे है। इस काल में अनुवाद का कार्य भी प्रचुर मात्रा में किया गया। भारतेंदु युग प्राचीन को नवीन से जोड़ने की भावना का परिणाम था। इसलिए हिंदी को समृद्ध करने के लिए संस्कृत की उत्कृष्ट रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया गया। बहुत सी प्राचीन काव्य पोथियों की खोज की गई। अनेक काव्य ग्रंथों की प्रामाणिक टीकाएं इस युग में प्रस्तुत की गई। सरदार कवि की कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा बिहारी सतसई और सूर के दृष्ट कूट पदों पर लिखी गई टीकाएं उल्लेखनीय हैं। ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश आदि संस्कृत काव्य कृतियों का अनुवाद किया गया। अंग्रेजी की कुछ चर्चित कृतियों जैसे हर्मिट, डिजर्टेड विलेज का भी हिंदी रूपांतरण मिलता है। भारतेंदु युग नई संवेदना और नए शिल्प के लिए जाना जाता है। इस युग का महत्व इस बात में नहीं है कि इस युग के कवियों ने प्राचीन काव्य परंपराओं को सयत्न रखा, कविता को पुरानी वेशभूषा में भक्ति और श्रृंगार के भाव में भुलाए रखा, बल्कि इसका महत्व इसलिए है कि कविता को जीवन के यथार्थ धरातल पर
गतिशील होने की शक्ति दी और समाज राष्ट्र की नई आशाओं और आकांक्षाओं को समाहित करके कविता को विराट बनने का अवसर दिया। भक्तों के मृदुल तथा मधुर भावों की संपृक्त राज दरबारों में लाड़ प्यार से पली ब्रजभाषा कविता जीवन की खुरदरी एवं कटीली यथार्थ भूमि पर कहीं छिल कट कर लहूलुहान न हो जाए अथवा कहीं गति शून्य होकर निष्प्राण न हो जाए, इसी चिंता से उसे नई जमीन पर बहुत सोच समझकर धीरे धीरे चलाने की कोशिश की गई है। आधुनिक जीवन के उष्ण आतप से कहीं उसका रस सूख न जाए, इसकी चिंता कवियों को थी। इसलिए कविता को बहुत कुछ पुराने माहौल में जिलाया गया है। कविता को जहाँ गद्य का सहारा मिला, जहाँ रसात्मकता की मांग छिन रही, वहीं उसमें आधुनिक संवेदना का समावेश विशेष तौर पर हो सका। नाटकों में बीच बीच में जो कविताएं निबद्ध हैं, उनमें राष्ट्रीय भावना तथा समकालीन समस्याओं का चित्रण अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। नवजागरण से भारतेंदु युगीन कविता विशेष रूप से प्रभावित है। देशभक्ति की कविताओं में समाज सुधार, धर्म सुधार तथा मातृभाषा का स्वर प्रधान है। कवियों ने भारत के प्राचीन गौरव से ही पर्याप्त प्रेरणा प्राप्त की है। भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता तथा राजभक्ति का अलगाव बहुत स्पष्ट नहीं था। जीवन और जगत के प्रति उसकी सोच एक कूटनीतिज्ञ की नहीं थी, बल्कि विशुद्ध रचनाकार की थी। भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता की दो स्थितियां स्पष्ट हैं। पहली देशभक्ति, दूसरी राजभक्ति। देशभक्ति के अंतर्गत भाषा, धर्म तथा सभ्यता का गुणगान हुआ है और राजभक्ति के अंतर्गत अंग्रेजी शासन की प्रशंसा की गई है। भारतेंदु युग में सामाजिक चेतना पर भी पुरजोर प्रयास किया गया। सुधारवादी संस्थाओं के प्रभाव से नई सामाजिक चेतना का उन्मेष हो रहा था। तत्कालीन साहित्य पर सुधारवादी आंदोलनों का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। भारतेंदु युग का भारतीय समाज अजीब तरह की विषमता की स्थिति में पहुंच गया था। प्रताप नारायण मिश्र की अधोलिखित कविता में समाज के जातिगत अधःपतन का चित्र अंकित हुआ है। द्विज वृंद अक्षरहीन है, महिपाल परवश दीन है, हत द्रव वैश्य मलिन है, व्यय है परंतु न आय है। धनवान मत प्रमाद में पड़े लोग, वाद विवाद में पड़े रोवे, देश विषाद में सुनता नहीं कोई हाय है। सामान्य जनों के धार्मिक शोषण के प्रति भारतेंदु जी के मन में तीखी प्रतिक्रिया थी। अशिक्षित, ज्ञानहीन तथा पाखंडी पुरोहितों पर उन्होंने कई कटु व्यंग्य किए हैं। हिंदू धर्म और परंपरा के प्रति पूर्ण आस्थावान भारतेंदु काशी का ऐसा चित्र पेश करते हैं जो पाठकों में तिलमिलाहट उत्पन्न कर देता है। देखी तुमरी काशी, लोगों देखी तुमरी काशी, जहाँ विराजे विश्वनाथ विश्वेश्वर जी अविनाशी। आधा काशी भाट भड़ैया ब्राह्मण और सन्यासी, आधी काशी रंडी मुंडी रांड खानगी खासी। लोग निकम्मे भंगी गंजड़ लुच्चे वे विश्वासी, महाआलसी झूठे शुहदे वे फिकर बदमाशी। गली गली भरी कतरावन खड़ी चमारिन पासी, नीचे नल से बदबू उबले मनो नरक 84। भारतेंदु जी जाति प्रथा के आधार पर ऊंच नीच के भेदभाव को राष्ट्रीय उन्नति में बाधक मानते थे। भारत दुर्दशा में सत्यानाश फौजदार के कथन से वे अनेक सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य करते हैं। जाति पाति, ऊंच नीच, खान पान के भेदभाव, बाल विवाह,
विधवा ब्याह निषेध, विदेश गमन की वर्जना, इन सब का विरोध करते हैं। अकाल, टैक्स, घरेलू उद्योग धंधों के विनाश से सामान्य लोगों की आर्थिक दशा अत्यंत शोचनीय हो गई थी। अंग्रेजों के आर्थिक शोषण से इस शोचनीय हालत में जनता त्रस्त थी। मिथ्या गौरव एवं खिताब के लोभ में उच्च वर्गीय लोग गरीबों का गला घोंटने से चूकते नहीं थे। इन सब का चित्रण तत्कालीन काव्यों में मिलता है। इन विषम परिस्थितियों में भी लोग अपनी झूठी शान और सम्मान की भावना को लेकर डूबने मरने पर बने हुए थे। तब भारतेंदु जी ने और उनके समकालीन कवियों ने अंग्रेजी शिक्षा और सभ्यता के प्रभाव से प्राचीन भारतीय सभ्यता की अच्छाइयों के लुप्त होने पर प्रकाश डाला। ईसाई धर्म के प्रचार, अंग्रेजी वेशभूषा तथा रहन सहन की नकल से जो देशी लोग विदेशी बनते जा रहे थे, उनकी सभी पहचान को भूलते जा रहे थे। इस सांस्कृतिक बदलाव की प्रक्रिया को गुलामी से भी घातक इन लोगों ने माना और अपनी कविताओं में चित्रित किया। भारतेंदु जी अपने काव्य में जीवन की प्रत्येक समस्या को स्थान देते हैं। उन्होंने लोक की ओर उन्मुख चेतना को काव्य में स्थान दिया। कविता में नई चेतना, नई स्फूर्ति लाने के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास के हर युग में लोक जीवन की ओर दृष्टिपात किया जाता है। भारतेंदु ने भी यह कार्य किया। वह अपने ग्राम की ओर मुड़े, भारत माता को गलत रूढ़ियों और परंपराओं से मुक्त करने के लिए साहित्य में लड़े। उन्होंने कई तरह के विभिन्न काव्य और अन्य रचनाएं रची और इन सब के माध्यम से उन्होंने इस काल को समृद्ध किया। अपने समकालीन कवियों के माध्यम से भी उन्होंने इस काल को समृद्ध किया, क्योंकि वह इस काल के कवियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी जाने जाते हैं। धन्यवाद।